हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म बिफोर यूपीएससी पे। और मैं हूं आपका होस्ट रत्नेश कुमार गिरी। जैसा कि आप सभी को पता है, अपने डेली क्विज फॉर्मेट की सीरीज अब डेली ना हो करके वो सुपर संडे को होती है, और ये है आपका एपिसोड नंबर 23। इससे पहले 22 नॉर्मल और कुछ आपके स्पेशल एपिसोड हो चुके हैं, जो आपके आने वाले इन सभी एग्जाम के साथ साथ आपके नॉलेज को काफ़ी इन्हांस करेंगे, काफ़ी कुछ आपको नया बताएंगे। तो चलिए इस क्विज फॉर्मेट को शुरू करते हैं और बिल्कुल ईमानदारी के साथ इसको करेंगे। इस क्विज सेशन के लिए आपको 15 सवाल दिए जाएंगे, जबकि डिस्कशन के माध्यम से लगभग ये 15 से ज़्यादा ही हो जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ईमानदारी से साथ करेंगे। सेशन और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ पर्यावरण, परिवार और स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे इसको और बिल्कुल ईमानदारी के साथ। और ये आपके सभी एग्जामिनेशन, सभी एकेडमिक लेवल पे भी आपकी काफ़ी है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 500 के सांकेतिक रूप के लिए आपका पहला सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच। मिसमैच, ये इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि 4 आपके ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से 3 जो है किसी न किसी मामले में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जबकि चौथा जो आपका होगा वो आपका एक मैच नहीं बनाएगा। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पर गंगा, यमुना, सह्याद्री और कावेरी। इन चारों में वो कौन से ऑप्शन है, कौन से वो विकल्प हैं जो आपके मिसमैच हैं, जो गलत है, जो बाकी 3 के साथ युग्म संगत नहीं होते, मेल नहीं खाते? गंगा, यमुना, सह्याद्री और कावेरी। जल्दी से आप अपनी जवाब कमेंट सेक्शन में करते जाएंगे और सेशन को लाइक शेयर जरूर करते जाएंगे। चलिए समय को समाप्त करते हैं और आंसर की तरफ बढ़ते हैं। और आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों, और आपका जो सही जवाब होगा वो गंगा भी नहीं होगा दोस्तों, यमुना भी नहीं होगा और कावेरी भी नहीं होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि गंगा, यमुना और कावेरी ये तीनों के तीनों क्या हैं, नदियां हैं। जबकि जो सह्याद्री है, सह्याद्री एक पर्वत श्रेणी है जो वास्तव में पश्चिम घाट है। वास्तव में पश्चिम घाट जो है उसको महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे। इससे आपका बहुत सवाल बनता है कि आपका सह्याद्री किसका पुराना नाम है या किसका दूसरा नाम है। तो याद रखेंगे पश्चिम घाट का ये दूसरा नाम है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। चलिए बाकी 3 के 3 आपकी नदियां हैं, बहुत ही पवित्र। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 1000 के सांकेतिक रूपों के लिए कि लाइट इज द फुल डॉट वेव। प्रकाश जो है एक खाली स्थान तरंग है। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, आपको ये बताना है। आपको पता है कि तरंग जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ वो तरंग होता है जिसमें माध्यम के कण अपने जगह से ऊपर नीचे चलते हैं, जबकि अनुदैर्घ्य वो होता है जिसमें माध्यम के कण आगे पीछे चलते हैं। तो आपको बताना है कि वास्तव में ये जो प्रकाश है वो किस तरह का तरंग है, अनुप्रस्थ है या अनुदैर्घ्य है, या फिर इन दोनों है, या फिर इन दोनों में से कुछ नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश जो है ना, उसके अंदर ड्यूअल प्रॉपर्टी होती है, वो दोनों तरह का गुण दिखाता है। वो तरंग भी है और एक पदार्थ भी है। तो आपको बताना है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। सवाल आपके इंग्लिश में जरूर हैं, बट हम लोग उसको बिल्कुल इजी लैंग्वेज भी, हिंदी में भी समझते चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, लाइट इज अ डॉट डॉट वेव। चलिए समय समाप्त करता हूँ, और आपका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ, जिसमें याद रखेंगे कि ये आपका तरंग का एक रूप है। इसमें माध्यम के जो कण हैं वो अपने स्थान से ऊपर नीचे की ओर गति करते हैं। यानी इसमें जब तरंग जो है ऊपर की ओर जाएगा तो शीर्ष का निर्माण करेगा, और जब वो नीचे की ओर जाता है तो गर्त का निर्माण करता है। तो कभी कभी सवाल आपसे डायरेक्ट ना पूछ करके ऐसा दे देगा कि वह कौन सा तरंग है जिसमें शीर्ष और गर्त का निर्माण होता है। तो याद रखेंगे कि अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स वाले में आपका शीर्ष और गर्त यानी ऊपर नीचे की ओर होता है, जबकि जो अनुदैर्घ्य है उसमें माध्यम के कण आगे पीछे होते हैं। तो एक समय पे ये बिल्कुल पास होते हैं, जिसको बोलते हैं सघन, और दूसरे समय पे ये एक दूसरे से दूर होते हैं, माध्यम के कण, जिसको बोलते हैं विरल। तो याद रखिएगा अनुप्रस्थ में आपका शीर्ष और गर्त बनता है, जबकि अनुदैर्घ्य में आपका सघन और विरल बनेगा। फिलहाल आपके जो प्रश्न है प्रकाश, तो प्रकाश आपका कैसा है दोस्तों, तो अनुप्रस्थ रंग है, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन को शेयर करते जाएंगे और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करते जाएंगे। चलिए ज्योग्राफी का एक अच्छा सा सवाल, निम्नलिखित में से वो कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो भारत को भौगोलिक रूप से 2 भागों में विभाजित करती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज डिवाइड इंडिया जियोग्राफिकली इनटू टू पार्ट्स। आपके ऑप्शन है अरावली, अरावली श्रेणी, सुलेमान श्रेणी, सह्याद्री यानी पश्चिम घाट श्रेणी या विंध्यन श्रेणी। इन चारों में वो कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, कौन सी पर्वतमालाएं हैं जो भारत को भौगोलिक रूप से दो भागों में बांटने का काम करती है। इसके ऊपर वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन और इसके दक्षिण वाले हिस्से को बोलते हैं द ग्रेट पेनिनसुलर एरिया। तो ये जो पर्वत श्रृंखला ये भारत को भौगोलिक रूप से दो भागों में बांटती है। आपके ऑप्शन है अरावली पर्वतमाला, सुलेमान पर्वतमाला, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला यानी पश्चिम घाट या विंध्यन पर्वतमाला। जल्दी से जवाब करेंगे, समय को मैं समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा आपके नॉलेज को बढ़ाने वाला, तो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल ईमानदारी से करते जाएंगे और कमेंट सेक्शन में सारे जवाब देते जाएंगे। गलती होने की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम गलतियों से ही सीखते हैं। चलिए, बोल वचन खत्म, समय समाप्त और चलते हैं अपने जवाब की ओर। आपका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, विंध्यन श्रेणी। विंध्यन श्रेणी जिसको विंध्याचल पर्वतमाला भी कहते हैं, ये भारत को दो भागों में बांटती है। इसका विस्तार अगर हम देखें तो गुजरात के पूर्वोत्तर क्षेत्र से लेकर के ये मध्य प्रदेश, कुछ हिस्सा आपका छत्तीसगढ़ और यूपी का भी टच करता है और ये बिहार के तैमूर वाले क्षेत्र तक जाता है। तो ये भारत को देखिएगा दो भागों में बांटने का काम करता है। इसके उत्तर वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं आपका भारत का उत्तरी मैदान या गंगा का उत्तरी क्षेत्र और दक्षिण वाले को हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, द ग्रेट पेनिनसुलर इंडिया। तो सही जवाब होगा दोस्तों आपका विंध्याचल या विंध्यन श्रेणी। कभी कभी आपसे नदियां पूछ ली जाएगी तो नदियां याद रखिएगा, ताप्ती और नर्मदा, ये भी आपके इसी क्षेत्र से निकलती है, तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेशन को शेयर करते जाएंगे और आपका नेक्स्ट सवाल है फिर से एक अच्छा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाई भगत सिंह। इन चारों में वो कौन सी पुस्तक है जो भगत सिंह के द्वारा लिखी गई है। हर एपिसोड में हम लोगों ने कोशिश किया है कि जो आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं उनको भी देखते चलें। तो इससे पहले पूछा गया था रविंद्रनाथ का, उससे पहले और भी कई ऐतिहासिक पुस्तकें हो चुकी है। तो आपको बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाई भगत सिंह। आज के एपिसोड में बताना है कि इन चारों में मेन कैंप, वाई आई एम एथिस्ट, युगांतर और गीतांजलि, इन चारों में वो कौन सी पुस्तक है जो भगत सिंह के द्वारा लिखी गई है। मेन कैंप जिसको बोलते हैं मेरी आत्मकथा, वाई आई एम एथिस्ट मैं नास्तिक क्यों हूँ, युगांतर समझ ही रहे हो युग में अंतर लाना, क्रांति की बात हो रही है, और गीतांजलि गीतों की प्यारी सी यहाँ पर श्रृंखला है। भगत सिंह जो क्रांतिकारी दल के नेता हैं, हंसते हंसते जो 23 मार्च को फांसी पे झूल जाते हैं, शहीद दिवस, बिल्कुल 29 साल के एज में। तो उनकी जैसी प्रेरणा, उनकी जैसी साहस हम सबको अपने अंदर लानी चाहिए। जल्दी से बताएंगे भगत सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक मेन कैंप, वाई आई एम एथिस्ट, युगांतर या गीतांजलि। समय को समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों और तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने जवाब अपने कमेंट सेक्शन में दे रखे होंगे। चलिए आंसर की ओर चलते हैं और आपका सही जवाब होगा दोस्तों, ये है आपका समय समाप्त हुआ और आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, वाई आई एम एथिस्ट, ये जो है आपकी भगत सिंह की लिखी गई पुस्तक है, याद रखिएगा। कभी कभी आपसे भगत सिंह से जुड़ा हुआ एक संगठन है वो पूछ लिया जाता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी, याद रखिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक ग्रुप, ये वो ग्रुप है जिसकी स्थापना भगत सिंह ने की थी। तो ये दोनों के दोनों आपके एग्जाम के लिए पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। मेन कैंप आपको पता है ये हिटलर की आत्मकथा है। युगांतर सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा लिखी गई पुस्तक है और ऐसी बहुत सारी पत्रिकाएं भी है जो अलग अलग क्रांतिकारियों ने निकाली है। और गीतांजलि ये आपकी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी गई पुस्तक है जिनके लिए उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों आपकी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एक अच्छा सवाल, एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ विच सेक्टर। इससे पहले हम लोगों ने एपिसोड नंबर 22 में किया था कि दूर संचार क्षेत्र में जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है वो किस क्षेत्र की है। आज के
एपिसोड में आपको बताना है एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट। आपको पता है कि जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन क्या अगर आपके कान में प्रॉब्लम होती है तो क्या आप हड्डियों वाले डॉक्टर के पास जाते हो? क्या आपके दांतों में दर्द होता है तो क्या आप न्यूरो सर्जन के पास जाते हो? नहीं ना, हम उस क्षेत्र के स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। दांत में दर्द है तो डेंटिस्ट पास जाएंगे, आँख में है तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, अगर आपकी नर्वस में प्रॉब्लम है तो न्यूरो के पास जाते हैं। उसी ढंग से बोल रहा है कि ये जो विशेषज्ञ होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, ये अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? आपके ऑप्शन है फिफ्थ सेक्टर यानी पंचम क्षेत्र, फोर्थ सेक्टर यानी चतुर्थ क्षेत्र, थर्ड सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र और सेकंड सेक्टर यानी द्वितीय क्षेत्र। आपको जल्दी से जवाब देना है कि एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट। साथ ही साथ इसमें सलाहकार भी आते हैं जो सरकार को अच्छी अच्छी सलाह देते हैं, और साथ ही साथ इस क्षेत्र में ऐसे राजनेता भी आते हैं जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है, जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। तो आपको बताना है कि एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, एडवाइज़र और राजनेता, वैसे राजनेता जिनके पास निर्णय लेने की क्षमता हो, वो सब के सब अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? पंचम क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र? बहुत ही अच्छे सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो बने रहें और साथ ही साथ सेशन को शेयर करते चलेंगे। समय समाप्त हुआ दोस्तों, और आपका सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर स्विच हो चुका ऑप्शन, बट कोई नहीं, आप याद रखेंगे फिफ्थ यानी पंचम क्षेत्र जो है ये आपका ऐसे एक्सपर्ट से जुड़ा हुआ है। अर्थव्यवस्था में दोस्तों थोड़ा सा डिस्कशन कर दूं मैं यहाँ पे। अर्थव्यवस्था में मुख्यतः 5 क्षेत्र होते हैं। पंचम क्षेत्र में ऐसे क्रियाकलाप आते हैं, ऐसी गतिविधियाँ आती है जिसके लिए बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता नहीं होती है और जो बहुत पहले से चलता आ रहा है, जिसमें आप खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गा मछली जो भी पालन वाला है, डेयरी, साथ ही साथ आप देख लो तो इसमें खनन खुदाई वाला, तो ये सब के सब आप देखो तो ये प्रथम क्षेत्र में है। द्वितीय क्षेत्र में आते हैं वो क्रियाकलाप जिसमें नए वस्तु का निर्माण होता है, चाहे वो घर हो, चाहे सड़क हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे लेज या कुरकुरे या चिप्स या किसी भी चीज़ का पैकेट हो, कॉपी किताब से लेकर टेबल कुर्सी तक, कपड़े से लेकर के आपके लहंगा चोली या जो भी आपके इस तरह के सूट सफारी, जो भी चीज़ है जिसमें भी कुछ ना कुछ नया बन रहा है, चाहे वो ईट ही क्यों ना हो, ये सब के सब आएंगे आपके सेकंड सेक्टर में। थर्ड में आते हैं आपकी सेवाएं, लेकिन इसमें सामान्य सेवाएं हैं, जैसे शिक्षक, सामान्य तौर पे आप शिक्षक से पढ़ते हो तो ये सामान्य सेवा है। तो जब कोई व्यक्ति कोई नया सामान आपको ना दे करके अपना समय, अपनी सेवा देता है तो वो आता है तृतीय में, जिसमें आपके हॉस्पिटल आ जाएगा, बस या ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आ जाएगा, ट्यूशन कोचिंग जो आप नॉर्मली लेते हो वो आ जाएंगे, साथ ही साथ आपके जो नॉर्मल काउंसलर हैं, कैरियर काउंसलर, जो आपको बताते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब के सब आपके तृतीय में आएंगे। चतुर्थ में आते हैं आपके हाई टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर वाले जो क्षेत्र हैं, साथ ही साथ दूर संचार, जो आपकी फ़ोन, टेलीफोन, वीडियो कॉल, ये सारे जो हैं ये सब के सब आपके चतुर्थ में आएंगे। और पंचम क्षेत्र में आएगा आपका ऐसे एक्सपर्ट। तो आप कमेंट सेक्शन में आपके एक सवाल है कि ये जो व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, जो भी आप इस तरह की चीज़ें देखते हैं, ये अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका भी जवाब देते जाएंगे। थोड़ा सा डिस्कशन जरूरी होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हर एपिसोड में ऐसे एक सवाल रहते हैं जिसमें कुछ हिंट है, और इस हिंट से आपको गेस करना है कि ये कौन सा स्थान, कौन सा राज्य या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। आज का हिंट है कि दिस यूटी, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, कि दिस यूटी इज इंडिया फर्स्ट प्लान सिटी। ये जो केंद्र शासित प्रदेश है जिसके बारे में आपको गेस करना है, ये भारत की पहली नियोजित सिटी है। नियोजित मतलब वेल प्लान, जिसके बारे में सरकार ने एक एक चीज डिसाइड किया कि कैसे नाला बनेगा, कैसे रोड बनेगा, हर एक चीज, इसको बोलते हैं प्लान सिटी। दूसरा हिंट बोल रहा है कि इट्स शेयर इट्स बॉर्डर विद पंजाब। ये जो केंद्र शासित प्रदेश है ये पंजाब के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तीसरा हिंट है रॉक गार्डन और फेमस टूरिस्ट स्पॉट। रॉक गार्डन यहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। और चौथा बोल रहा है कि इट हैविंग इंडियाज ड्यूअल स्टेट कैपिटलिज्म।
और बोल रहा है कि ये जो केंद्र शासित प्रदेश है ये भारत में 2 राज्यों की राजधानियां भी है। तो बहुत ही इजी हो गया इस चौथे हिंट के साथ आपको बताना है कि भारत की पहली प्लान सिटी, पंजाब के साथ बाउंड्री शेयर करना, रॉक गार्डन, फेमस टूरिस्ट स्पॉट और 2 राज्यों की राजधानी। ये चारों के चारों हिंट इन चारों में से किस केंद्र शासित प्रदेश से है? आपके ऑप्शन है दिल्ली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ या मणिपुर। जल्दी से गेस करेंगे, काफ़ी इजी हो गया चौथे हिंट के साथ। तो समय को मैं समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों, और सेशन को शेयर करते जाएंगे क्योंकि नॉलेज इज ऑलवेज टॉप ऑन द टेबल। चलिए, समय समाप्त हुआ और आपका सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो कि आपको देखने को मिल जाएगा कि पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी भी है। रॉक गार्डन यहाँ का काफ़ी फेमस एक टूरिस्ट स्पॉट है और ये भारत की पहली प्लान सिटी भी थी। तो ये याद रखेंगे इस सारी चीज़ों। मणिपुर वैसे तो आपका केंद्र शासित प्रदेश है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आपका एक योजना भारत सरकार की, हम लोग हर एपिसोड में योजना भी डिस्कस करते हैं। तो इस मल्टीवर्स आपका एपिसोड होता है जिसमें अलग अलग तरह के अलग अलग क्षेत्र से सवाल बनते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारत नेट जो कि भारत सरकार की एक परियोजना है दोस्तों। तो आपको बताना है कि भारत नेट योजना इज मेन ऑब्जेक्टिव, भारत नेट जो योजना है उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? आपके ऑप्शन है स्पेस इंटरनेट सर्विस टू गवर्नमेंट ऑफिस। जितने भी गवर्नमेंट सरकारी कार्यालय हैं उन सब में स्पेस के द्वारा इंटरनेट सर्विस मुहैया कराई जाए ताकि किसी भी मौसम में किसी भी तरह की काम में बाधा ना हो। जैसे आप देखते हो बैंक में जाते हो तो समटाइम्स आपको लिंक फेल, सर्वर एरर, इस तरह की समस्याओं से 2-4 होना पड़ता है। तो इनके निजात के लिए क्या आपका स्पेस इंटरनेट जो है वो भारत नेट का लक्ष्य है। इंटरनेट इन कोस्टल रीजन, जो आपके किनारे वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर आपदाएं बहुत आती हैं, चक्रवात, तूफान। तो ऐसे क्षेत्रों में आपका और अच्छी इंटरनेट सुविधा दिया जाए, क्या इसके लिए भारत नेट है। तीसरा, इंटरनेट कनेक्टिविटी टू 2.5 लाख ग्राम पंचायत। आपको पता होगा कि भारत में 2.5 लाख जो ग्राम पंचायत भवन है, हर पंचायत में आप देखोगे तो पंचायत सरकार भवन बनाए गए हैं। तो बोला जा रहा है कि ये जो भारत नेट परियोजना है, क्या ये इन सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को 4G 5G जो आपके ब्रॉडबैंड इंटरनेट है, जो हाई स्पीड इंटरनेट है, क्या उससे जोड़ने का काम है? क्या वो भारत नेट है? और चौथा बोल रहा है कि कनेक्टिंग 24/7 HD क्वालिटी फ्री DTH सर्विस, या फिर क्या 24 घंटे 7 दिन जो फ्री DTH सर्विस है जो लोगों को दिया जाता है छतरी के माध्यम से फ्री, क्या उसकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए ये योजना लाई गई है कि लोगों को साफ और क्लियर HD क्वालिटी में ये फ्री सर्विस मुहैया कराई जाए। भारत नेट परियोजना इन चारों में किससे जुड़ा हुआ है? हर एपिसोड में आपके लिए एक योजना है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि टाइम टू टाइम सारे एपिसोड रिवाइज कीजिए और जो लोग नए हैं वो तो ज़रूर देखें। चलिए, समय समाप्त हो गया और आपका सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जिसका सही लक्ष्य है दोस्तों इस योजना भारत नेट का कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू 2.5 लाख ग्राम पंचायत। जो भी भारत में 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं उनको हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के साथ जोड़ा जाएगा। आप अपने अगर गांव में रहते हैं या शहरों में भी रहते हैं तो आप अपने सड़कों के किनारे देखेंगे एक छोटा सा पिलर दिखेगा जिस पे आपको लिखा हुआ मिलेगा OFC, ऑप्टिकल फाइबर केबल, और उसमें समटाइम्स आपको दिख जाएगा BBNL, भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड, जो कि सरकार ने करवाया है। तो यही है आपकी भारत नेट परियोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लग रहा हो। सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जय श्री राम या जय हिंद लिखते चलेंगे। चलिए एक और सवाल, निम्नलिखित में से किस समूह या कंपनी ने एयर इंडिया का अधिग्रहण किया? आपको मैं बता दूं ये इसलिए न्यूज़ में है, अधिग्रहण तो काफ़ी पहले हो चुका है। इसने अभी एयरबस जो कि हवाई जहाज़ बनाने वाली कंपनी है उससे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जहाज़ खरीदे हैं और भारत के बड़े बड़े विमानों को, मतलब भारत के
बहुत बड़े बड़े जो पैसेंजर प्लेन है उसको खरीदा इसने, एयर इंडिया ने। तो आपको बताना कि एयर इंडिया जब सरकारी कंपनी थी, फाइनली वो बैंकरप्ट हो गई, दिवालिया हो गया और सरकार ने उसको बेच दी। तो आपको बताना कि कौन सी वो कंपनी है जिसने एयर इंडिया को खरीदे थे। आपके लिए मैं एक हिंट दे दूं कि एयर इंडिया इसी कंपनी से आई थी, यानी पहले वो इसी कंपनी की थी, सरकार ने इसको सरकारी करके एयर इंडिया किया और वापस उसी कंपनी ने इस एयर इंडिया को खरीद करके उसकी घर वापसी कराई है। तो जल्दी से बताएंगे किस समूह ने, किस कंपनी ने एयर इंडिया का अधिग्रहण किया है। आपके ऑप्शन है टाटा ग्रुप, रिलायंस, अडानी ग्रुप या बिरला ग्रुप। चलिए समय को समाप्त कर रहा हूं दोस्तों, और आपका सही जवाब होगा वो है आपका TATA, टाटा। टाटा ग्रुप, जिसके बारे में आप जानते हो कि भारत में अगर ट्रस्ट का कोई दूसरा नाम है, विश्वास का कोई दूसरा नाम है, तो वो है टाटा। क्योंकि ये जो कंपनी है नमक से लेकर के हवाई जहाज, रॉकेट, मिसाइल, हर एक चीज़ बनाने में महारत हासिल है इसे। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये किसी भी चीज़ को बिजनेस से ज़्यादा एक मतलब दिल से, जो कहते हैं ना दिल से चीज़ों को करना, ये कुछ उस तरह का करते हैं। तो एयर इंडिया पहले वो टाटा की ही थी और टाटा से सरकार ने इसको राष्ट्रीयकरण करके एयर इंडिया किया और वापस जब ये दिवालिया हुई तो टाटा ग्रुप ने ही इसको खरीद लिया। और वर्तमान समय में देखो तो ये इंडिगो के बाद, इंडिगो अभी वर्तमान समय में भारत की सबसे बड़ी विमानन कंपनी है। उसके बाद आपका टाटा जो है सेकंड सबसे लार्जेस्ट फ्लीट वाली है, क्योंकि इसके पास विस्तारा, एयर एशिया पहले से है और एयर इंडिया भी इसमें आ जाने से इसकी ताकत काफ़ी बढ़ गई है। तो याद रखेंगे टाटा और एयर इंडिया काफ़ी मतलब तगड़ी वाली कंपनी है। चलिए इतिहास का एक और बहुत ही फेमस सवाल, नॉट वाला है दोस्तों, तो हमेशा की तरह याद रखेंगे। और अंग्रेजी कानून को अच्छे से घोल करके पी जाना है। तो जो भी आपके आज़ादी के पहले के कानून है उसके बारे में है। तो हम लोग डाउन दी ऑर्डर चल रहे हैं, शुरू से शुरू किया और वापस आ रहे हैं नीचे। तो बोला जा रहा है कि कौन सा वो कानून है जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में सही नहीं है। आपके ऑप्शन है फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय शासन की नींव डाली गई, पहली बार यहाँ पर केंद्रीय शासन की व्यवस्था हुई। दूसरा ऑप्शन है 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू असिस्ट गवर्नर जनरल, बोल रहा है कि गवर्नर जनरल जो उस समय बंगाल का था या भारत का था, जो भी हो, उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की गठन किया गया। बोल रहा है कि असर्ट क्राउन सोवरेनिटी ओवर ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, बोल रहा है कि जो भारत में जो भी क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीते उन सबको ब्रिटिश क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया कि वो सब के सब अंग्रेज मतलब इंग्लैंड के क्षेत्र हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी बस शासन करेगी। और डी ऑप्शन बोल रहा है कि वॉरेन हेस्टिंग जो है वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। तो जल्दी से आप जवाब देंगे कि इन चारों में वो कौन से ऑप्शन है जो गलत है। फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यानी केंद्रीय शासन की नींव, दूसरा 4 सदस्यीय संगठन आपकी जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की हेल्प करेगा, फिर बोल रहा है कि ब्रिटिश सोवरेनिटी यहाँ पर बनाई गई यानी इंग्लैंड की संप्रभुता स्थापित की गई इन क्षेत्रों पर, और वॉरेन हेस्टिंग जो है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। इन चारों में कौन सा सही नहीं है। चलिए समय को समाप्त करते हैं दोस्तों, और आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पर गलत है, बाकी 3 के 3 आपका सही है। केंद्रीय शासन की नींव डाली गई, ये ठीक है। जो आपके लोग थे, जो आपके नौकरशाही थी, उनको आपके प्राइवेट बिजनेस से मना कर दिया गया कि अब आप जो है प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकते, ये भी चीज़ है। साथ ही साथ देखिए तो यहाँ पर 4 सदस्यीय समूह जो है ये गलत हो जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 3 सदस्यीय समूह है। और दूसरी गलती यहाँ पर ये है कि ये असिस्ट करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, ना कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। और ये भी ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग जो है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल है, तो इसको तो रट्टा मार लेंगे। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, इंडिया का आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, अंतिम गवर्नर जनरल आपका तो देख लो तो लॉर्ड कैनिंग, पहला वाइसराय लॉर्ड कैनिंग, आज़ादी के बाद अंतिम गवर्नर जनरल
तो अंग्रेज में देखा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन, इकलौता भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी। ये जो 6-7 पॉइंट है, ये तो बिल्कुल आपको मतलब अमृत की तरह घोल करके पी जाना है। यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 लाख के सांकेतिक 80,000 के सांकेतिक रुपए के लिए आपका सवाल आ गया। विच ऑफ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ नौसादर। इस तरह के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। हरा कशीस, नीला कशीस, सिंदूर, वेट्रॉल। तो ये सारी चीज आपको बताना है आज के सवाल में कि नौसादर का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है। NaOH, Na2SO4, Pb3O4, NH4Cl। इन चारों में वो कौन सा केमिकल फार्मूला है जो नौसादर को दर्शाता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, Pb3O4 लेड ऑक्साइड, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। जल्दी से आप अपना जवाब देंगे और सेशन को शेयर करते जाएंगे, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जय श्री राम या जय हिंद लिखते जाएंगे। और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है ये भी आप बताते चलें, साथ ही साथ अगर कोई सुझाव हो तो वो भी आप बताते जाएंगे। चलिए समय समाप्त हुआ और आपका सही जवाब है वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो कि है आपका अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड आपका सही जवाब है। इसी से आपका नौसादर को दर्शाते हैं। HGS जिससे आपका सिंदूर को दर्शाते हैं। तो कहीं कहीं अगर आपका HGS नहीं रहे तो फिर आप इस ऑप्शन के साथ भी जाएंगे, ये भी सिंदूर का ही फॉर्मूला है, Pb3O4 याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सेशन अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे। बायोलॉजी का एक तगड़ा सा सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेटरी डिजीज और स्किन इन्फेक्शन। कभी कभी आप देखते हो कि जब मौसम में परिवर्तन होता है तो स्किन, त्वचा से जुड़ी हुई काफ़ी बीमारियां होती हैं। समटाइम्स आप देख लोगे कि वहाँ पर स्किन में इन्फेक्शन आ जाते हैं। कभी कभी आप देखोगे तो स्किन के किसी भी पार्ट में, शरीर के किसी हिस्से में अचानक से जलन जैसी फील होने लगती है। तो आपको बताना है कि ये जो सारी चीज़ है, स्किन इन्फेक्शन, त्वचा में संक्रमण हो या फिर आपका इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो, जलन की जो प्रॉब्लम है कि आपको लगेगा कि हाँ कोई पार्ट में जल रहा है, तो ये किस बैक्टीरिया के कारण, किस जीवाणु के कारण होता है। आपके ऑप्शन है सैल्मोनेला टाइफी, ई कोली, कोकस या बैसिली टाइफी। इन चारों में वो कौन सा बैक्टीरिया है जो इन्फ्लामेटरी डिजीज या फिर स्किन इन्फेक्शन को बढ़ावा देता है। सैल्मोनेला टाइफी, ई कोली या इसको ई कोलाई भी बोलते हैं, कोकस या बैसिली टाइफी। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में करेंगे। समय को मैं समाप्त कर रहा हूं और इसका सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। कोकस जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल है स्किन इन्फेक्शन के लिए, त्वचा में संक्रमण के लिए। और सैल्मोनेला टाइफी आपको पता होगा कि ये आपका टाइफाइड के लिए जिम्मेवार है। और ई कोली आपके पाचन तंत्र में जो भी आप संक्रामक चीज़ें खाते हैं, कभी कभी मान लो कुछ कंटेमिनेटेड खा लिया तो आपकी छोटी आंत में ये बैक्टीरिया पाया जाता है जो इस खराब भोज पदार्थ को पचाने का काम करता है या निगल जाने का काम करता है और आपको बीमार होने से बचाता है। तो फिलहाल आपका स्किन इन्फेक्शन का जो सही जवाब है वो है आपका कोकस, याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच टाइप ऑफ ग्लास और लेंस यूज फॉर कार साइड मिरर। काफ़ी इजी सवाल है कि कार के जो आपके साइड मिरर है, जिससे हम लोग या रियर व्यू मिरर भी इसको बोलते हैं, पीछे देखने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बोला जा रहा है कि कार के साइड मिरर में या फिर रियर व्यू मिरर में पीछे देखने के लिए कौन से ग्लास या लेंस का इस्तेमाल होता है। बाईफोकस यानी द्वि फोकस लेंस, कॉनकेव यानी अवतल दर्पण या अवतल लेंस, कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस, या प्लेन यानी समतल दर्पण या समतल लेंस। कार के साइड मिरर में किसका इस्तेमाल होगा। काफ़ी इजी सवाल है दोस्तों, तो आपको उम्मीद करते हैं काफ़ी परेशानी इसमें नहीं होगी। कभी कभी इस तरह के मिक्सअप सवाल देना जरूरी हो जाता है। तो आपका सही जवाब होगा वो है कॉन्वेक्स ग्लास यानी उत्तल दर्पण जिसको बोलते हैं। उत्तल दर्पण जिसकी विशेषता ये है कि इसमें वस्तु अपने सामान्य आकार से छोटा दिखता है। इस कारण से इसका इस्तेमाल गाड़ियों में रियर व्यू मिरर
यानी आपके पीछे देखने के लिए किया जाता है ताकि बड़ी वस्तु भी आसानी से इस छोटे से ग्लास में दिख जाए। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुख्यालय, हर एक क्षेत्र से आपके सवाल हैं तो इंटरेस्टिंग होता है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री हर जगह से दिया गया है। आपको बताना है कि द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF भी इसको बोलते हैं, आपने रट्टा जरूर मारा होगा, IMF का मुख्यालय। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका हिंदी नाम है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? पहले तो इस संगठन के बारे में मैं बता दूं कि यह संगठन क्या करता है कि सभी देशों को जो व्यापार है या साथ ही साथ उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में उसको सलाह देता है। मान लो कोई अगर किसी देश की स्थिति काफ़ी खराब होती है तो उसको ये उपाय बताता है कि आप किस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को सही कर सकते हो। या फिर कभी कभी कुछ देश आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबते चले जाते हैं या कंगाल होते जाते हैं, तो कभी कभी IMF ऐसे देशों को लोन भी देता है। जैसे अभी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो IMF ने उनको काफ़ी कर्जा दे रखा है। श्रीलंका भी कुछ दिन पहले इस तरह के प्रॉब्लम से जूझ रहा था। 1991 में इनफैक्ट हम भारत वाले भी अपना सोना गिरवी रखे थे इस IMF के पास ताकि हम तेल आयात या अपना व्यापार जारी रख सकें। तो IMF जो देशों को उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ कभी कभी कर्ज देने का भी काम करता है टेम्पोररी बेसिस पे। तो आपको बताना है कि IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसका मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है पेरिस, सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन DC, लंदन। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में करेंगे और मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट संगठन है आपके एग्जाम पर्पज से भी और आपके नॉलेज पर्पज से भी। पेरिस, सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन DC या लंदन। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो देशों को आर्थिक सहायता और उनके सुझाव देता है ताकि वो अपनी अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ कर सके। चलिए, समय को मैं समाप्त कर रहा हूँ और उम्मीद करते हैं आप अपने जवाब दे चुके होंगे। इसका सही जवाब होगा दोस्तों वो है वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC जो कि आपका संयुक्त राज्य अमेरिका USA की राजधानी भी है, तो याद रखेंगे। और यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय। साथ ही साथ पिछली बार आपने देखा होगा मैंने वर्ल्ड बैंक का पूछा था, वर्ल्ड बैंक भी आपका यहीं पे है। तो जो इम्पोर्टेंट आपके संगठन है, यूनेस्को, आपका यूनिसेफ, इस तरह के जो भी हैं, UNDP, इन सब के बारे में आपको ये पता होना जरूरी है। चलिए, वाशिंगटन DC IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का मुख्यालय है। क्या करता है ये मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये है आज का आपका सेकंड लास्ट सवाल। सदा तंसीक, नाम ध्यान से सुने, सदा, साडा भी आप पढ़ सकते हो। सदा तंसीक ये एक एक्सरसाइज है, एक प्रैक्टिस है, मिलिट्री एक्सरसाइज है दोस्तों। यानी हमारी और एक और देश की सेनाओं ने मिल करके यहाँ पर युद्ध अभ्यास किया है कि युद्ध के समय में क्या क्या चुनौतियाँ हैं, किस तरह से अपने अपने जो तरीके हैं उसको शेयर करते हैं हम युद्ध अभ्यास में। तो आपको बताना कि सादा तंसीक ये जो युद्ध अभ्यास है ये किन दो देशों के बीच हुआ है? एक तो आपका भारत है, भारत के साथ वो दूसरा देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है श्रीलंका, UAE, सऊदी अरब या इराक। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। श्रीलंका, UAE, सऊदी अरब या इराक। सदा तंसीक। चलिए जल्दी से जवाब करेंगे और मैं समय को समाप्त कर रहा हूँ और आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों। और आपका सही जवाब होगा वो है सऊदी अरेबिया। भारत और सऊदी अरेबिया की सेनाओं ने, थल सेनाओं ने मिलकर के यहाँ पर एक्सरसाइज किया है। मिलिट्री एक्सरसाइज है, थल सेना का है और उसका नाम याद रखेंगे सदा तंसीक। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में बन जाते हैं। तो इससे पहले डिजर्ट ईगल हम लोगों ने कर दिया और भी कई सारे कर चुके हैं। आने वाले एपिसोड में इस तरह के सवाल और आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बने रहें, चैनल पे आप नए हैं तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते जाएंगे। और आज का आखिरी सवाल काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पोर्टेंट। रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग, डायलॉग तो समझते ही हो जो हम लोग बोलते हैं। डायलॉग का मतलब होता है वार्तालाप, बातचीत।
तो रायसीना बातचीत या रायसीना वार्ता जिसको बोलते हैं, तो ये एक मल्टी पार्टी डिस्कशन है। यहाँ पर अलग अलग देश के लोग आते हैं और बातचीत करते हैं प्रमुख मुद्दे, जैसे जलवायु परिवर्तन, जैसे प्रदूषण, जैसे आतंकवाद। तो ऐसे मुद्दे पे अलग अलग देशों के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जानकार लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनको यहाँ बुलाया जाता है और उनके साथ वार्ता की जाती है कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन किया जाए। तो आपको बताना कि ये जो रायसीना डायलॉग है, जो मल्टी पार्टी डिस्कशन एक्सरसाइज आपका होता है, ये कौन से शहर में होता है? आपके ऑप्शन है जिनेवा स्विट्जरलैंड, आपके ऑप्शन है स्टॉकहोम स्वीडन, न्यू दिल्ली इंडिया या बाली इंडोनेशिया। आखिरी सवाल काफ़ी मज़ेदार, रायसीना डायलॉग जहाँ पर हम बहुत सारे देशों के साथ मिल करके वार्ता करते हैं, चर्चा करते हैं उस समस्या या उस मुद्दे पे कि क्या भविष्य की रणनीति होगी। तो ये जो वार्ता है ये हर एक साल होती है, इनफैक्ट अब इसको हर 2 साल पे कर दिया गया है। तो आपको बताना कि ये किस शहर में आयोजित होती है। जिनेवा शहर स्विट्जरलैंड में, स्टॉकहोम शहर स्वीडन में, न्यू दिल्ली इंडिया में या बाली इंडोनेशिया में। आखिरी सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट, तो करते चलेंगे और समय समाप्त हुआ दोस्तों, और आपका सही जवाब होगा वो है इंडिया। न्यू दिल्ली इंडिया में ये देखने को मिल जाएगा। रायसीना हिल्स, आपको ये पता होगा, राष्ट्रपति भवन यानी अमर जवान ज्योति जिसको अभी आपका जो है, और वहाँ से जो राजपथ वाला एरिया है जिसको आप कर्तव्य पथ भी बोलते हैं, तो ये पूरा क्षेत्र जो है रायसीना पहाड़ी पे बसा हुआ है जो अरावली का हिस्सा है। और इसी कारण से देखो तो जो राष्ट्रपति भवन है उसको रायसीना हिल्स भी बोलते हैं। तो वहीं पे ये डिस्कशन होता है राष्ट्रपति भवन में ही, इसलिए इस वार्ता को बोला जाता है रायसीना डायलॉग, रायसीना वार्ता, और ये किया जाता है न्यू दिल्ली में। चलिए आज का ये एपिसोड ख़त्म हुआ। आने वाले समय में आपको 2 लाइव सेशन देखने को मिल जाएंगे जिसमें हम इस गब्बर सिंह की शक्ल फिर से आप एक बार देख पाओगे कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे पे। फिलहाल इस एपिसोड में आपके लिए इतना ही है दोस्तों, और सेशन अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखा सकते हैं। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, मोटिवेट करें, ताकि अपने को भी थोड़ी सी यहाँ पर मोटिवेशन मेंटेन रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम। बनाए रखने अपने स्वास्थ्य को, अपनी बुद्धि को और पर्यावरण को। थैंक यू सो मच। फिर से जय हिंद।